जहां तक बात हो भारत की कि भारत इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि भारत पहले वेनेजुएला में अल मादुरो के उठने पर चुप रहा, अब खamenei के चले जाने पर चुप है। भारत क्या पूरी दुनिया के साथ साथ खुद भी चुप्पी साध लिया है, या भारत का कोई अपना स्टैंड है? यह बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल की लगातार बस यह खोज ही हो रही है कि भारत अल्टीमेटली किस तरफ है। क्या भारत बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी इमरान खान रशिया के साथ बैठ गए थे कि जाओ और यूक्रेन पर हमला कर दो, क्या भारत ने ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए इजराइल का साथ दिया? क्या भारत ने इजराइल से कहा कि आप हमला? भारत केवल लोगों को अपनी तरफ से एडवाइजरी दे रहा है, बाहर मत निकलना, सुरक्षित रहना। हमारे प्रधानमंत्री ने जो तगड़ा काम किया वो ये कि साहब यूएई से बात करी, मरा लीडर ईरान का, बात हुई यूएई से कि यार सुना कि आपके यहां पर बम गिर गया था और बम गिरने से कुछ लोगों की इंजरी की बात निकल कर आई है। इंटरेस्टिंग है कि ईरान छोड़कर प्रधानमंत्री का यूएई से बात करना यह एक अलग संदेश दे रहा है। अगर आपको ध्यान हो ना, तो सऊदी और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट किया था जिसके तहत यह था कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अभी जब इजराइल की यात्रा पर पीएम मोदी गए थे तो एक हेक्सागन बनने की बात की जा रही थी। उस हेक्सागन में इजराइल के साथ साइप्रस, ग्रीस, भारत और यूएई खुलकर नाम सामने नहीं आया था। कहा जा रहा था इजराइल की तरफ से कि यह ऐसा कुछ बना रहा है जो एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ होगा, तो यूएई का नाम उसमें शामिल करने की बात थी। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात उनसे होना उस एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है जिसमें भारत जैसे सऊदी को पाकिस्तान साथ लेकर चल रहा है, ऐसे यूएई को साथ लेकर चलने के लिए, उसे साधने के लिए बात किया हो। तमाम बातें हैं, लेकिन इसी बीच में भारत की तरफ से सिक्योरिटी सिचुएशंस क्योंकि भारत में भी बिगड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हालात आप पाकिस्तान में देख रहे हैं अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाने के, ऐसे में भारत के अंदर आए हुए विदेशी सैलानी, भारत में आए हुए तमाम वो विदेशी पर्यटक जो किसी ना किसी देश से बिलोंग करते हैं, और भारत के अंदर ऐसी मान्यताओं के लोग जो खamenei की मौत को धार्मिक लीडर की मौत के रूप में देखते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बनाने के लिए भारत के अंदर जो हमारी सीसीएस की मीटिंग है उसको बुलाया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को बुलाया गया कल रात को, यानी कि आज अर्ली सुबह, और उस बैठक से पूरी स्थिति का मुआयना लिया गया कि चल क्या रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए। दुनिया भर में जहां जहां पर भी ये सारी सिचुएशंस हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। दुनिया भर में जहां तक शियाओं की बात है, शिया सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में ईरान में है, उसके बाद में अगर आप मेजॉरिटी देखते हैं तो यमन में है, ईरान के अंदर है, इराक के अंदर है, और इसके बाद 25 से 50% कुवैत में भी हैं। शिया जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनमें से ये जो जीसीसी कंट्री हैं ये सुन्नी बहुतायत है, और जो उत्तर की तरफ वाले देश हैं ये शिया बहुतायत हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी 10 से 25% तक शिया पाए जाते हैं। शिया और सुन्नियों के अंदर लंबे समय से विवाद रहा है। इनका विवाद इनके लीडरशिप और अथॉरिटी को लेकर है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर है। इन चीजों को लेकर के ये आपस में लंबे समय तक झड़कते रहे हैं। इन्हीं झगड़ों की मुख्य वजह अमेरिका को माना जाता रहा है, और आज भी अमेरिका इन्हें ही लड़ाने में कामयाब हो रहा है। जहां मुसलमान दुनिया के ऊपर से एक दिखते हैं, वहीं आपस में ये एक दूसरे से कितने झगड़ रहे हैं इन्हें आप देख सकते हैं। आज पाकिस्तान की सरकार चुप बैठी है क्योंकि वो सुन्नी बहुतायत सरकार है। पाकिस्तान की जो सरकार है उस सरकार का सुन्नियों को समर्थन है, और सुन्नी मेजॉरिटी पाकिस्तान है। शिया पाकिस्तान में 10 से 25% रेंज में आता है। ऐसे में अगर शियाओं के लीडर मरते हैं तो ईरान इसका भरपूर उपयोग कर रहा है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में कि भला हुआ हमने दूसरी मान्यता के मुसलमानों को मार दिया। इस थॉट के साथ ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईरान ने सुन्नी जो भी बेसिस थे उन्हें टारगेट किया है। कुल मिलाकर यह फिर से एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट में बदलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका इसका भरपूर लाभ उठा रहा है, और इसी लाभ में उसने सबसे पहले शियाओं के लीडर को खत्म किया। क्योंकि अगर प्रॉस्पेरिटी वाइज देखें तो गल्फ काउंसिल के जो सदस्य हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, ये सब प्रॉस्पेरस कंट्री हैं, और इन देशों को ईरान से हमेशा थ्रेट थी कि कहीं ईरान हमें खत्म ना कर दे, शिया हम पर डोमिनेट ना करने लगे। जैसे ही इनकी मौत होती है, इनको अमेरिका मारता है, उसके बाद में जारी होता है कि हमने अब तक इनके कई चाहने वालों को मार दिया है। जानकारी निकलती है कि ईरान के कई टॉप लीडर्स को एलिमिनेट किया जा चुका है। ट्रंप इसे एक रेजिम चेंज का इवेंट बताते हैं।
लेकिन इस रेजिम चेंज में ईरान में कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को एक एक करके टारगेट करना शुरू किया, जिससे इजराइल, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इन सब जगहों को निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से जो सुप्रीम लीडर रोहिल्ला खोमेनी और अली खोमेनी उनके जो रास्ते दिखाए हुए हैं उन पर ही काम करने के लिए तैयार हैं। हम एनिमी बेसेस को पूरी तरह क्रश कर देंगे। ये आज का इनका अपडेट है, आज सुबह का। इसका मतलब यह हुआ कि खमेनी की मौत के बाद में इन्होंने सरेंडर नहीं, इन्होंने रिवेंज की भावना अपनाई है। एआई पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं और अर्ली मूवर एडवांटेज ये है कि शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ इस पर दिया जा रहा है। और इस बात खमेनी की मौत के बाद उनका काम संभालने के लिए जो सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए 3 लोगों की एक संयुक्त काउंसिल बनाई गई है। उस इंतरिम काउंसिल के अंदर खुद राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के साथ साथ जुडिशियल चीफ हुसैन मोहसिन ऐज़ी हैं और तीसरा इनके साथ में काउंसिल मोहम्मद अली अराफी हैं। तो ये जो अली अराफी हैं, इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो अन्य शिया लीडर्स हैं जो रिलीजन के अंदर इनका सपोर्ट करते आ रहे थे, जो सत्ता में नहीं थे लेकिन धर्म के लीडर्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ फतवा जारी किया है कि अमेरिका से हमें बदला लेना है। अराफी अभी ताजा लीडर नियुक्त किए गए हैं, जो अंतरिम लीडर हैं। जहां तक बात हो ईरान के विदेश मंत्री की बयानों की, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारी जो मिनिस्ट्री मतलब काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम जल्दी ही अपना मेंबर इलेक्ट करेंगे और सुप्रीम लीडर के पद तक उन्हें बिठा देंगे। इसी बीच में ईरान ने अपनी तरफ से तेल अवीव पर बहुत सारे हमले किए। खबर निकलकर आई कि गल्फ ऑफ ओमान, जो कि भारत की तरफ आने वाला जल है, उसमें ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ना केवल ओमान के वाटर में बल्कि इसके साथ साथ कुवैत भी प्रतिक्रिया में निकलकर आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले होने शुरू हो गए हैं, तेल के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पानी के जहाज पानी में ही एंकर डालकर खड़े हो गए हैं, चलना लगभग बंद हो गया है। मैं आपको फिर से बता दूं साथियों, यह पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलती है और ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से यह तेल को लेकर भारत पहुंचती है। साथियों, ना केवल भारत बल्कि चाइना के लिए भी तेल यहीं से होकर जाता है। अब चूंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकता का अधिकतम हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर आता है, ऐसे में ईरान के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को एज एक्सपेक्टेड ब्लॉकेड में डाल दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर अब गोले चलाने शुरू हो गए हैं, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाना शुरू हुआ है। अमेरिका ने रिवर्स कहा कि हमने 9 ऑयल के टैंकर डुबो दिए हैं। टेक्निकल बात यह है कि तुम डुबो रहे हो या ये डुबो रहे हैं, कोई भी जहाज लेकर नहीं निकलेगा। गलतफहमी का कोई भी शिकार होना नहीं चाहेगा कि सब हमारा जहाज डूबे। जहाज जहां थे वहीं पर रुककर खड़े हो गए हैं। ऐसे में ओमान के जल के अंदर, ओमान के पानी के अंदर जिस तरह से ऑयल टैंकर डुबोया, इस पर कतर को बड़ा दुख हुआ कि भाई तेल हमारा जा रहा था, तुम मरवा दिए। तो ऐसे में ईरान के खिलाफ अब ये सब लोग भी कहीं ना कहीं रिटेलिएटरी मोड में आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत खास है और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं आने वाले समय में हमारे लिए तेल बहुत ज्यादा महंगा ना हो जाए। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसको मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इसे जाकर फॉलो कर लीजिए। हम सेशन भले ही एक लेकर आते हैं बीच बीच में, लेकिन आपको अपडेट हम दिन भर यहां देते रहते हैं, जो कि एकदम वेल रिसर्च्ड कंटेंट डालने के प्रयास में शामिल है। साथियों, यहां पर हमने एक जानकारी साझा की थी जिसमें जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा था कि हमें हथियारों के भंडारों में केवल अभी आपको वो मिसाइलें दिखाई हैं जो कि केवल सुपरफिशियल थी। असली हथियारों का प्रदर्शन तो अब हम करने जा रहे हैं। इसका कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान इस तैयारी में हो कि ठीक है पहले तक चेक करेंगे कि क्या कर सकते हैं, बाद में कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुछ गंभीर कदम तो नहीं उठा लेगा। दुनिया में चिंता का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। एक और चिंता भी है और वो ये है, अमेरिका बहुत दूर बैठा है। अमेरिका में कोई बम जाकर नहीं फट रहा है, कोई भी मिसाइल अमेरिका में नहीं पड़ रही है। अमेरिका ये लड़ाई लड़ रहा है किसी और कॉर्नर पर आकर के। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल है, इधर मिडिल ईस्ट में उसके सेंटर्स हैं, उसके तो बस सैनिक हैं, सैनिक और उसका असलहा, उन्हें लेकर वो दुनिया में कहीं भी युद्ध करने पहुंचा हुआ है।